प्रयास ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आरटी की 10 धाराएं पढ़ी थी। हमारा टॉपिक था राइट टू एजुकेशन, जिसके अंतर्गत अपन ने 10 धाराएं पढ़ ली थी। अब 10 धाराएं पढ़ने के बाद में आगे की धाराएं अपन शुरू कर रहे हैं। अगली धारा है धारा 11। धारा 11 में निर्देश है सरकार को कि समुचित सरकार स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है। यहाँ एक शब्द है स्कूल पूर्व शिक्षा। स्कूल पूर्व शिक्षा का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष से पहले, यानी 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकार व्यवस्था कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। चूँकि आरटी 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, लेकिन पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के लिए जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी चलती हैं, इनके इक्विवेलेंट सरकार व्यवस्था कर सकती है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए भी प्रोविज़न किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अपने राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, और इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है और साथ में पोषाहार वगैरह भी प्रदान किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि धारा 11 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा और पोषण संबंधी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 12। आरटी की सबसे महत्वपूर्ण धारा 12 ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आरटी में अपन ने देखा कि इसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। इसमें जो निःशुल्क शब्द है वो धारा 7 तक के अनुसार सार्थक होता है, धारा 12 के अनुसार सार्थक होता है। क्यों? क्योंकि धारा 12 जो है, इस धारा के अंदर प्रोविजन है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में अलाभप्रद सुविधा या असुविधाप्रद समूह है, SC, ST, OBC, MBC, विकलांग एवं दुर्बल वर्ग यानी BPL परिवार से संबंधित या कम निम्न आय वर्ग वाले परिवारों से संबंधित बालकों के लिए 25% सीटें रिजर्व की गई हैं। जी, कुल सीटों का 25%। अपने यहाँ पर जो प्रारंभिक कक्षा है वो नर्सरी भी हो सकती है, वो कक्षा 1 भी हो सकती है। स्टार्टिंग की जो क्लास है उसके अंदर बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व रखनी होंगी। तो यहाँ 25% बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो पहली क्लास में, जैसे स्टार्टिंग क्लास में लेते हैं, तो कक्षा 8 तक वो निःशुल्क पढ़ेंगे। विद्यालय को, निजी विद्यालय को उनकी शुल्क राज्य सरकार या संबंधित सरकार द्वारा जमा करानी होगी। तो धारा 12 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार ये धारा पूछी जा चुकी है कि आरटी की कौन सी धारा है जो निजी स्कूलों में भी कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने संबंधी बात बताती है। तो धारा 12 है। इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि इस धारा में राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक संशोधन किया है। निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर जिन वर्गों में दुर्बल वर्ग या असुविधापूर्ण समूह आते हैं, उनकी आय संबंधी मापदंडों में हाल ही में राजस्थान सरकार ने परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन ये किया है कि पहले ये आय सीमा 1 लाख रुपए थी, अर्थात 1 लाख रुपए से ज़्यादा आय वाले इन वर्गों से संबंधित बच्चे इन स्कूलों में 25% सीटों पर एडमिशन नहीं ले सकते थे। लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसकी ये जो लिमिट है वो 2,50,000 रुपये यानी 2.5 लाख रुपये कर दी है। अर्थात इन वर्गों से संबंधित परिवारों से संबंधित जो बच्चे इन परिवारों से संबंधित हैं, उनकी वार्षिक आय अगर 2.5 लाख रुपए या इससे कम है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 25% सीटों पर एडमिशन दिया जा सकेगा। अर्थात राज्य सरकार ने इससे धारा 12 के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको एक विशेष रियायत प्रदान करी है। तो ये थी धारा 12 जो निजी स्कूलों में 25% सीटों को आरक्षित करने की बात करती है। नेक्स्ट धारा 13। जी, धारा 13 का लिंक धारा 12 से है। यहाँ लिखा है कि फीस वसूली पर रोक और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। इसका सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि धारा 12 के अनुसार जिन बच्चों को प्रारंभिक कक्षा में 25% सीटों पर एडमिशन दिया जा रहा है या निःशुल्क सीट पर एडमिशन दिया जा रहा है, विद्यालय उन बच्चों से फीस वसूल नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि इन सभी बच्चों की फीस राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी विद्यालय इन बच्चों से फीस वसूल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो फीस का 10 गुना जुर्माना निर्धारित किया गया है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि आरटी में, अगर आरटी में फ्री सीट पर एडमिशन होने वाले बच्चे से अगर फीस वसूल की जाती है तो कितना फीस का कितना गुना जुर्माना निर्धारित किया गया। तो ध्यान रहे 10 गुना जुर्माना है वो निर्धारित किया गया है। तो धारा 30 पाबंद करती है ऐसे विद्यालयों को जो गरीब बच्चों से फ्री सीट पर भी फीस वसूल करते हैं। धारा 14 में आइए, इसका लिंक भी इसी से है। धारा 12 से है, 25% जो फ्री सीटों वाले बच्चे उन्हीं से हैं। आयु प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात जब भी इन बच्चों को निजी विद्यालय में या कहीं पर अपन एडमिशन दिलाते हैं तो एडमिशन की स्थिति में जब एडमिशन दिलाया जाता है तो यहाँ एक समस्या आती है कि इनके पास में जन्म का प्रमाण नहीं होता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते हैं। तो एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए इस धारा के अंतर्गत 3 वैकल्पिक दस्तावेज जिनको आयु प्रमाण पत्र के इक्विवेलेंट यानी बराबर माना जाएगा, वो है नंबर 1, अस्पताल में दाई या नर्स द्वारा संधारित रजिस्टर, यानी बच्चे का जहाँ जिस गांव में जन्म हुआ है उसके आसपास का हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी जहाँ भी हुआ वहाँ पर नर्स द्वारा संधारित एक रजिस्टर होता है जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी जाती है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो लिखी जाती है इसमें उसका आयु संबंधी प्रमाण मिल सकता है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर दूसरा ऑप्शन है आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बच्चे का अभिलेख मिलता है अपने को। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे का जो अभिलेख मिलता है उस अभिलेख के अंतर्गत सबसे खास बात यह है कि आयु का उल्लेख जरूर मिलेगा, तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगी, वहाँ पर अपना दस्तावेज ले सकते हैं। तीसरा है माता पिता का शपथ पत्र। अगर दोनों ही दस्तावेज नहीं हो तो माता पिता अगर ये लिख कर देते हैं कि हमारा बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये भी मान्य होगा। तो इस प्रकार से आयु प्रमाण पत्र के अभाव में इन तीन दस्तावेजों को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया है। अब है धारा 15, सत्र की विस्तारित अवधि। अर्थात ये सारी धाराएं हैं वो सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों में तो खाली 25% बच्चों के संबंध में लागू होती हैं, बाकी सरकारी में सभी बच्चों के लिए लागू होती हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कोई भी बच्चा संपूर्ण सत्र में इसमें व्यवस्था की गई थी कि 6 महीने बाद तक प्रवेश दिया जा सकता है। अगर सेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चा लेट है तो 6 महीने तक उसको एडमिशन दिया जा सकता है। लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है वो अगर किसी कक्षा में एडमिशन लेता है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, संपूर्ण सत्र में उसे कभी भी प्रवेश दिया जा सकता है। ये धारा 15 का प्रोविजन है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 16। इस धारा के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र को उसी कक्षा में दूसरे वर्ष नहीं रोका जा सकता। यानी 1 से 8 तक के किसी भी बच्चे को उसी क्लास में अगली साल नहीं रोक सकते। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण या फेल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात इसी के साथ, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व विद्यालय से उसको निष्कासित भी नहीं किया जा सकता। संस्था प्रधान को भी अधिकार नहीं है कि उस बच्चे को विद्यालय से निष्कासित कर दे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक उसकी 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती है। लेकिन ये धारा काफ़ी विवादित है, हम सब जानते हैं। इसमें अभी हाल ही में संशोधन हुआ है। 2019 के अंदर एक अधिनियम पारित हो गया है, RT 2009 संशोधन एक्ट पारित हो गया है और इसमें संशोधन किया गया है। अब इस प्रकार के बच्चों को उस कक्षा में अगले वर्ष भी रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलिसी लाई गई है जो अपन आगे देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि धारा 16 है, इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इससे प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता गिरी है। क्यों? क्योंकि कक्षा 8 9वीं में, जैसे 8 से पास होकर बच्चा आता है, फेल तो आप कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में 9वीं क्लास में आपको ऐसे बच्चे भी मिल रहे हैं जिन्हें न लिखना आता है न पढ़ना आता है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता गिरी है क्योंकि आप बच्चे को रोक नहीं सकते। तो इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है और एक पॉलिसी आई है नई। देखिए मैं आपको एक पॉलिसी बता रहा हूँ, इसका नाम
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटी संशोधन विधेयक 2017 में एक विधेयक लाया गया, तो 2019 में अधिनियम बन चुका है। इसमें क्या किया गया है, देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी। डिटेंशन का मतलब होता है रोकना। तो देखो, पहले ऐसा था कि नो डिटेंशन पॉलिसी थी, उसमें अब संशोधन हो गया है। पहले किसी बच्चे को आप रोक नहीं सकते थे, लेकिन देखिए अभी क्या प्रोविजन किया गया है कि शिक्षा का अधिकार के मौजूदा प्रावधान के अनुसार छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इसे ही नो डिटेंशन पॉलिसी कहते हैं, यानी आप उसको रोक नहीं सकते। नो डिटेंशन प्रावधान को हटाने के लिए आरटी की इसी धारा में, यानी धारा 16 में संशोधन किया गया है, और इसके लिए बिल दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में जनवरी 2019 में पारित हो गया है। और उसके बाद अब प्रोविजन किया गया है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 इन 2 कक्षाओं के लिए हुआ है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 है, उसकी प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में परीक्षा होगी। उस परीक्षा में अगर बच्चा कोई असफल होता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग देंगे और दोबारा परीक्षा लेंगे। अगर विद्यार्थी दोबारा असफल होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार का जो स्कूल है वो बच्चे को पिछली क्लास में रोक सकता है, यानी डिटेंशन की अनुमति दे सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक बार अगर बच्चा फेल होता है 5वीं 8वीं की परीक्षा के अंदर, तो उसको आप दोबारा पढ़ाइए थोड़ा और दोबारा परीक्षा लीजिए, और दोबारा परीक्षा लेने के बाद में भी अगर वो फेल हो जाता है तब आप उसको उसी कक्षा में रोक सकते हो, अर्थात उसका डिटेंशन कर सकते हो, उसको रोका जा सकता है। और ये दूसरी बार पास होता है तो उसको अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ले रहे हैं धारा 17। धारा 17 है, उसमें प्रोविजन है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न HM की परीक्षा में आ चुका है, जिसमें ये प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किसके तहत शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। बच्चों के लिए शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है, तो उसमें 1986 की नीति, 1992 की एक्शन प्लान है उसके बारे में दिया हुआ था, आरटी के बारे में दिया हुआ था, NCF के बारे में दिया हुआ था। तो आप सब जानते हैं कि धारा 17 साफ साफ प्रोविजन करती है कि किसी बच्चे को कोई भी टीचर फिजिकली या मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता, पनिश नहीं कर सकता, पूर्णतः पाबंद किया गया है। इसके लिए कई बार स्कूलों में निर्देश भी आ चुके हैं। विद्यालयों में सरकार ने ऐसा भी प्रोविज़न किया कि विद्यालय में 2 सार्वजनिक स्थान जहाँ से सब बच्चों को दिखाई दे, वहाँ पर ये बात लिखी जाए कि यदि किसी बालक बालिका को कोई भी शिक्षक शिक्षिका मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़ित करते हैं तो निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं। इस प्रकार का प्रोविज़न भी किया गया। लेकिन ऐसी स्थिति बनने के बाद में अपन सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई टीचर उनको रोकता है, अगर कोई टीचर उनको मान लीजिए डांट फटकार लगाता है, तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से टीचर की शिकायत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रोविज़न है काफ़ी, चूँकि फिजिकली पनिशमेंट करना ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे पर थोड़ी बहुत डर जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ में मानसिक उत्पीड़न संबंधी बात भी आई है। ऐसे निर्देश कई बार शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं कि अध्यापक बच्चों के लिए मूर्ख, डफोल, संक, बेवकूफ़, गधा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। ये मानसिक प्रताड़ना में माने जाते हैं। अगर कोई अध्यापक इस प्रकार से किसी बच्चे के लिए शब्द प्रयुक्त करता है तो अपन यानी सरकार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ये बात बच्चों को भी पता है और साथ साथ में शिक्षक को भी पता है। तो देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का ये नमूना है। सब कुछ बच्चे के हिसाब से किया जा रहा है। पाठ्यक्रम और शिक्षक का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले शिक्षकों को टीचर जो हैं वो बच्चों को जब प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है उनके नाम से पहले उनको श्रीमान लगाना पड़े, या नाम के एंड में जी भी बोलना पड़ता है कि अनिता जी आप एक प्रश्न बताइए, श्रीमान महेश कुमार जी आप एक प्रश्न पूछा बताइए। इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 17 के बाद में आइए धारा 18। धारा 18 है, उसका संबंध है कि भाई 1 से 8वीं तक कोई भी स्कूल अगर चलता है तो उसको सरकार से मान्यता प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर कोई विद्यालय सरकार से बिना मान्यता के विद्यालय को संचालित करता है, बिना मान्यता प्रमाण पत्र के संचालित करता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय पर 1 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
ये जुर्माना अधिकतम प्रतिदिन 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान में प्रोविजन था कि पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को संचालित करने के लिए किसी भी विद्यालय को सरकार से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब से 2009 से एक्ट आया है उसके बाद में अब सभी कुछ प्राथमिक विद्यालयों को सरकार से मान्यता लेनी है जहाँ कक्षा 1 से 8 तक कोई भी कक्षा संचालित होती है। जी, धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र से संबंधित थी। अगली धारा है 19, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या आया मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रश्न आया है फर्स्ट ग्रेड में और रीट में कि आरटी के अनुसार एक अध्यापक के प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे निश्चित किए गए हैं। तो आपको बता दूं कि 45 कार्य घंटे या शिक्षण घंटे हैं वो निर्धारित किए गए हैं। चूँकि अपन इसको विस्तार से देखते हैं, सबसे पहले मापदंड में अपन विद्यालय संबंधी मापदंड देखते हैं। विद्यालय संबंधी मापदंड में क्या क्या है, स्कूल में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो पहला है कार्यालय, एक ऑफिस होना चाहिए, सह भंडारगृह, एक स्टोर रूम होना चाहिए, सह प्रधानाध्यापक, एक जो HM का रूम है वो होना चाहिए। इन तीनों के लिए एक कक्ष भी काम में लिया जा सकता है। दूसरा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल का एक खेल का मैदान यानी प्लेग्राउंड होना चाहिए। विद्यालय के चारों तरफ परकोटा बाउंड्री वाल होनी चाहिए। स्कूल में एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जिन विद्यालयों में पोषाहार कार्यक्रम चलता है वहाँ पर रसोई घर या किचन सेट का निर्माण भी होना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूलों में आप सब जानते हैं कि सभी में पोषाहार कार्यक्रम चलता है, इसलिए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में किचन सेट या रसोई घर की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए पोषाहार पकाया जा सके, और साथ में उत्तम पेयजल की व्यवस्था। ये बेसिक आवश्यकताएं हैं जो इस अधिनियम द्वारा निश्चित की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण घंटे और कार्य दिवस, इनसे संबंधित प्रश्न आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है। पहली बात, प्राथमिक स्तर पर कुल कार्य दिवस 1 से 5वीं तक, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक सेशन में कुल वर्किंग डे होंगे 200 दिन, यानी 365 साल में दिन होते हैं, 200 दिन स्कूल खुलने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कुल कार्य घंटे, जब 200 दिन स्कूल खुलती है तो प्रतिदिन अपन सब जानते हैं कि 8 कालांश लगते हैं, 8 पीरियड लगते हैं, तो 8 के हिसाब से तो 1600 पीरियड होते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर 200 वर्किंग डे होंगे और कार्य घंटे हैं वो 800 होंगे। ये कार्य घंटे यहाँ पर शिक्षण घंटे हैं, ये समझ लें आप। यानी औसतन एक दिन में 4 कालांश जरूर होने चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ स्कूलों के अंदर गैर शैक्षणिक कार्यक्रम भी बहुत होते हैं, खाली टीचिंग नहीं। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को वर्किंग डे तो होता है लेकिन टीचिंग डे नहीं होता है, 8-8 16 क्लास नहीं लगती हैं। इसी प्रकार से कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मन की बात करते हैं, कई बार शिक्षा शनिवार मनाते हैं, कई बार सामुदायिक बाल सभा मनाते हैं, तो बहुत सारी क्लासें सफर होती हैं। इसलिए औसतन जो घंटे हैं, शिक्षण घंटे हैं, यहाँ कार्य घंटे हैं वो 45 मिनट का 1 घंटा माना जाएगा। इसके बाद में आइए उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस है 220, यहाँ से 20 बढ़ा दिए गए हैं 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए। इस लेवल पर 220 वर्किंग डे हैं और शिक्षण घंटों की संख्या भी 200 बढ़ाई है, यानी 800 के स्थान पर 1000 कर दिए हैं। तो इस प्रकार से दोनों लेवल पर 200 और 220 तो हैं वर्किंग डे, 800 और 1000 हैं शिक्षण घंटे। लेकिन आपको ये बता दूं कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा में ये पूछा गया कि प्रति सप्ताह 45 कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। ये कार्य घंटे किसके हैं? शिक्षण घंटे हैं या तैयारी के घंटे हैं या तैयारी और शिक्षण दोनों के घंटे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये तैयारी और शिक्षण दोनों के घंटे हैं, दोनों को मिलाकर इन्हें अदर एक्टिविटीज जो करवाते हैं वो भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि अपन सब जानते हैं एक टीचर एक सप्ताह का मतलब स्कूल 6 दिन लगती है, प्रतिदिन 8 क्लास होते हैं, 8 से 48 और 45 उसको काम करना। तो सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है, अन्य एक्टिविटीज इसमें शामिल हैं, यानी 45 घंटों में तैयारी के और शिक्षण के दोनों घंटे शामिल हैं। तो इस प्रकार से अपन धारा 19 है उसके प्रोविजन देखें, जिसमें विद्यालयों के संबंध में भवन संबंधी मापदंड, शिक्षण घंटे संबंधी, वर्किंग डे संबंधी मापदंड वगैरह निर्धारित किए गए थे। अगली धारा देखते हैं, धारा 20। धारा 20 प्रोविजन करती है कि इस अधिनियम की किसी भी अनुसूची का मतलब धारा, सेक्शन, अंग्रेजी में सेक्शन कहते हैं, किसी भी सेक्शन में अगर संशोधन करना है तो ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकारों का ऐसा अधिकार नहीं है। क्योंकि अपन सब जानते हैं, भले ही शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय था, पहले अपन सब जानते हैं शुरू में राज्य सूची में था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। उसके बाद में केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा पर कानून बना सकती हैं, लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि दोनों के कानून अगर आपस में टकराते हैं
तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य वाला निरस्त होता है। तो आपको ये भी बता दें कि इस कानून की जो 38 धाराएं हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं। और इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, धारा 21, जिसमें से फर्स्ट ग्रेड में बार बार प्रश्न आया है और रीट में भी प्रश्न आता है। इसमें से विद्यालय प्रबंधन समिति, शॉर्ट में बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के संबंध में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, प्रत्येक विद्यालय में इसकी व्यवस्था है। पहले इसका नाम SDMC हुआ करता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद में इसका नाम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय या शाला प्रबंधन समिति कर दिया गया। ये क्या काम करती है? स्कूल में विकास संबंधी योजनाएं बनाती है, शिक्षण कार्य वगैरह है उनकी मॉनिटरिंग करती है। स्कूल में जो SFG, MRG, विभिन्न प्रकार के जो जितने भी ग्रांट आते हैं, अनुदान आते हैं, उनका खर्च कैसे किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी करती है। तो कौन होते हैं इस प्रबंधन समिति में? देखिए, थोड़ा इसके बारे में कुछ परिचय है। पहली बात, प्रत्येक विद्यालय में एक SMC का गठन होगा जो विद्यालय प्रबंधन का कार्य करेगी। बाकी ये कार्य मैंने आपको बता दिए साथी। नंबर 2, SMC की 15 सदस्यीय कार्यकारिणी होगी। ध्यान रखिए, कार्यकारिणी, इसमें एक तो कार्यकारिणी होती है, एक सभा होती है, साधारण सभा। कार्यकारिणी में तो खाली 15 सदस्य होते हैं और साधारण सभा बड़ी संस्था है जिसके बारे में अपन आगे देखेंगे। तो SMC की एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी होगी जिसकी गणपूर्ति 1/3, यानी 15 का 1/3 का मतलब है कि 5 सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी उसकी बैठक मानी जाएगी। SMC की कार्यकारिणी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई अभिभावक होगा, जबकि पदेन सचिव प्रधानाध्यापक, यानी इस कार्यकारिणी का अध्यक्ष है ना और उपाध्यक्ष है, वो दोनों ही किसी बच्चे के गार्जियन होंगे। स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे के गार्जियन होंगे जिनका बाकायदा साधारण सभा द्वारा चुनाव किया जाता है। और स्कूल का जो HM होता है वो फिक्स है, पहले से ही पदेन सचिव होगा। SMC की एक सभा, सभा का मतलब यहाँ साधारण सभा है, जिसकी बैठक महीने में 6 महीने में एक बार होना जरूरी है, लेकिन इसकी गणपूर्ति 1/4 है। देखो, कार्यकारिणी की गणपूर्ति 1/3 है, साधारण सभा की 1/4 है। कार्यकारिणी एक छोटी संस्था जिसमें केवल 15 सदस्य हैं। साधारण सभा एक बड़ी संस्था है जिसके अंदर कितने सदस्य हैं मैं आपको बता दूं कि स्कूल में अगर 400 बच्चे पढ़ते हैं तो 400 बच्चों के 400 गार्जियन मेंबर हो गए। स्कूल के जितने भी 10-15 जितने भी 5-7 टीचर हैं वो सारे सदस्य होते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार साधारण सभा एक बड़ी संस्था है। इसकी 6 महीने में एक बार बैठक होना जरूरी, लेकिन आपको बता दूं कि अपने राजस्थान में इसकी 4 बैठक होती है एक साल में साधारण सभा की। और कार्यकारिणी की बैठक तो प्रतिमाह होती है। प्रतिमाह, आप देखिए, प्रतिमाह साफ साफ लिखा हुआ है। कार्यकारिणी की बैठक प्रतिमाह होती है, पहले महीने की आखिरी तारीख को होती थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने प्रोविजन किया कि अब ये जो प्रतिमाह बैठक होती है वो आखिरी डेट को नहीं होकर अमावस्या को होगी। यस, ये पूरे भारत के लिए प्रोविजन नहीं है, केवल राजस्थान में SMC की कार्यकारिणी की बैठक है वो अमावस्या को होती है। और इसके पीछे जो रीजन ये रखा गया है कि अमावस्या को ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या है, बहुत सारे लोग अपने काम है वो नहीं करते हैं, छुट्टी पर रहते हैं, इसलिए आराम से सभा में आ सकते हैं, कार्यकारिणी में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अमावस्या को कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। इसके बाद में आगे बढ़िए। SMC विद्यालय विकास हेतु 3 वर्षीय वार्षिक योजना भी बनाती है, विकास योजना बनाती है, जिसको एक वर्ष में, यानी 3 साल की योजना एक साथ बनाएगी, लेकिन वो एक साल के 3 योजनाओं को मिलाकर बनाई जाएगी और उनको एक साल से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। छठा प्रोविजन है, SMC की कार्यकारिणी में कुल सदस्यों में आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, 50%। 15 का मतलब है कि 7, लेकिन अपने राजस्थान में वर्तमान में आपको बता दूं कि SMC की कार्यकारिणी में छात्र शिक्षाविद इसके स्थान पर, इनको तो उठा दिया है, और इनके स्थान पर राजस्थान में विधायक द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 15 में से 2 गए तो 14 हो गए, 2 जुड़ गए, 1 गया तो 14 हो गए और 2 जुड़ गए तो 16 हो गए। तो 16 में ये 2 विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, तो कुल 16 हैं। तो अपने राजस्थान में SMC की जो टोटल संख्या है 16, उसमें से 8 महिलाएं हैं। SMC की कार्यकारिणी में कुल सदस्यों में 3/4 भाग, यानी 75% सदस्य गार्जियन होने चाहिए। मनोनीत और अन्य सदस्य हैं वो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 75% का मतलब ये है कि 15 में से 11 अभिभावक निर्धारित किए गए हैं। SMC की कार्यकारिणी की
का गठन प्रति 2 वर्ष। तो आपको बता दूं कि एसएमसी की कार्यकारिणी का कार्यकाल है ना वो 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष बाद में साधारण सभा के सभी सदस्य मिलकर और इन निर्वाचित सदस्यों का सबका अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, अन्य जो निर्वाचित जितने भी अभिभावक सदस्य हैं उन सबका चुनाव करेंगे। अब ये 15 सदस्य होते कौन हैं, तो मैं आपको एक एक गिनवा देता हूँ 15 कौन कौन है। नंबर 1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा, पढ़ने वाले बच्चों का कोई अभिभावक होगा, साधारण सभा के सभी सदस्य मिलकर इनका चुनाव करेंगे। अन्य अभिभावक सदस्य होंगे 9, 2 तो ये हो गए, 9 टोटल 11 हो गए। मैंने आपको बताया कि 3/4 का मतलब 11 सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से 11 सदस्य तो गार्जियन है, जिनमें एक अध्यक्ष भी और एक उपाध्यक्ष भी और 9 अन्य सदस्य हैं। इनका सबका निर्वाचन साधारण सभा करती है 2 साल के लिए। पदेन सचिव स्कूल का एचएम होता है, प्रधानाध्यापक होता है संस्था प्रधान। एक अध्यापक को भी सदस्य बनाया जाता है। फिर एक छात्र सदस्य बनता था पहले, लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा प्रोविजन नहीं है। छात्र सदस्य या शिक्षाविद, छात्र का मतलब ये है कि कक्षा 7 में, जैसे 8वीं तक का स्कूल है तो लास्ट क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले सदस्य को मेंबर बनाया जाता था, लेकिन ये प्रोविजन वर्तमान में नहीं है। इसकी जगह अपन ने विधायक द्वारा मनोनीत 2 सदस्य हैं उनको रख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्षद या वार्ड पंच, जिस वार्ड में स्कूल संचालित हो रहा है उसका पंच, अगर गांव है तो पंच और शहर है तो पार्षद उसका मेंबर होगा। इस प्रकार से पूरे भारत के लिए 15 सदस्यों का प्रोविजन है। याद रहे राजस्थान में 16 सदस्य एसएमसी में रखे गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये विद्यालय के लिए आपको मैंने विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बताया, जिसके बारे में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में हर बार प्रश्न आता है इसमें से, और रीट में भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। धारा 22 संबंधित है विद्यालय विकास योजना से, यानी विद्यालय की एक विकास योजना तैयार करेगी। कौन करेगा, तो ध्यान रहे एसएमसी करेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अंडरलाइन खास चीज है 3 वर्षीय वार्षिक योजना बनाई जाएगी, जो एक की वर्ष की 3 योजनाओं में विभाजित होंगी। और इनको धीरे देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति का खुद का कार्यकाल तो 2 वर्षीय है, लेकिन योजना 1 साल की एडवांस यानी 3 साल की बना रही है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 23 देखिए, धारा 23 संबंधित है शिक्षक नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, लेकिन पात्रता में 5 वर्ष की शिथिलता दी जा सकती है। तो ध्यान रहे, आप सब जानते हो ये जो रीट की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, रीट, आरटेट, ये सारे के सारे धारा 23 के ही प्रोविजन है। अगर ये धारा नहीं होती तो आपको रीट की परीक्षा की किसी को भी तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि शिक्षकों के लिए पहले पात्रता तय की जाए और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को पात्रता परीक्षा आयोजित करानी होगी। तो दोनों परीक्षा करवा रहे हैं और इसी सिलसिले में आप ये आरटी का एक्ट पढ़ रहे हैं, इस धारा को पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि 5 साल तक पात्रता में छूट दी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो 2010 में ही रीट का विज्ञापन जारी कर दिया था। पहली रीट आरटेट की परीक्षा है वो 2011 में संपन्न हो चुकी थी। 2 आरटेट हो चुकी हैं, 2 रीट हो चुकी हैं और तीसरी रीट है उसकी अब आगे आयोजन होने की संभावनाएं हैं। चलिए, तो धारा 23 शिक्षकों की पात्रता से संबंधित ध्यान रहे, राज्य सरकार पात्रता में छूट नहीं दे सकती, पात्रता निर्धारण करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। चलिए, धारा 24 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई प्रश्न आ चुके हैं। शिक्षकों के दायित्व, लायबिलिटी क्या है। इस धारा के द्वारा गवर्नमेंट टीचर्स के लिए कुछ लायबिलिटी तय की गई। नंबर 1, पहली बात, टीचर स्कूल रेगुलर आए, उपस्थित तो हो लेकिन विद्यालय समय की पूरी पालना, यानी लेट भी नहीं आए और पहले भी नहीं जाए, क्योंकि इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के द्वारा उनको पाबंद किया जा रहा है। लेकिन अक्सर प्राइमरी एजुकेशन में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है कि अध्यापक आते नहीं हैं। मैं आपको इस संदर्भ में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये प्रवेश उत्सव जब चलता है उस समय एक छोटा सा व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, चुटकुला आ रहा था, जिसमें 4 बच्चों ने एक लड़की के हाथ पैर पकड़ रखे थे और उसको पकड़कर स्कूल की तरफ ले जा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग ने ये कहा कि भाई इस लड़की को आप पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो इसको। तो बच्चों ने कहा कि सर ये लड़की नहीं है, मैडम है, स्कूल आती नहीं है ये, इसलिए इसको स्कूल ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो इसीलिए सरकार ने इस प्रकार का प्रोविजन किया है कि टीचर रेगुलर आए, पूरे समय स्कूल में रहे। दूसरी बात, निर्धारित समय पर अपना सिलेबस पूरा करें, पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए पाबंद किया गया है। इसके बाद में तीसरी बात, इस अधिनियम के अनुसार अध्यापक को ये भी कहा गया कि वो छात्र छात्राओं के अभिभावकों से कांटेक्ट रखे और बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम यानी अभिभावकों, इसके लिए आपको बता दें कि